हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ हायर एजुकेशन। हमारे चैनल पे जो हायर एजुकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चालू है, ये उसका पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी फरवरी 2023 के अंदर जो हर सेशंस के अंदर जिन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, हमने उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया था। पार्ट 2 में भी हम फरवरी एंड मार्च 2023 के अंदर जिन कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हर सेशन के हर शिफ्ट में बने हैं, हम उनको इन डिटेल में कवर करने वाले हैं, ताकि ये आपका रिवीजन भी कवर करे और ये कॉन्सेप्ट जो आपके बुक्स में मेंशन नहीं किया गया है, आपको उसका बेसिक क्लियर हो जाए, जो आपके जून एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप वहाँ पे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की जो हमारी प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज चालू है, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो। देखो, द पर्पस बिहाइंड सॉल्विंग दिस प्रीवियस क्वेश्चन इज कि ये आपके रिवीजन को भी कवर करेगी, साथ ही साथ ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनका कहीं पे भी आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया गया है, तो ये उसका बेसिक भी आपको क्लियर करेगी, जो आपको बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन एनबीए इज एंट्रस्टेड विद ensuring क्वालिटी assurance इन द disciplines ऑफ। हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, राष्ट्रीय प्रत्ययन समिति को निम्नलिखित किन विषयों के गुणवत्ता आश्वासन को सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। तो यहाँ पे हमसे एनबीए के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये एनबीए क्या है, यानी कि ये किस डिसिप्लिन यानी कौन से स्ट्रीम की क्वालिटी को अश्योरेंस यानी कि उनकी क्वालिटी को वो एक्रीडिएट करती है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एनबीए क्या होता है। तो एनबीए का फुल फॉर्म क्या, अभी मैंने आपको बताया, नेशनल बोर्ड्स ऑफ एक्रीडिएशन। ठीक है, तो बेसिकली आप ये याद रखना, एनबीए क्या है, ये एक रिकग्नाइजेशन बॉडी है। ठीक है, यानी हमारे हायर एजुकेशन की ये एक रिकग्नाइजेशन बॉडी है, यानी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है उनके कोर्सेज को ये रिकग्नाइज करती है, यानी कि ग्रेड्स देती है। ठीक है, तो टेक्निकल एजुकेशन क्या होता है, टेक्निकल एजुकेशन के अंदर हमारे जितने भी इंजीनियरिंग के जो भी कोर्सेज है वो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आते हैं। हमारे मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज है वो हमारे टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आते हैं। इंजीनियरिंग में हमारा आर्किटेक्चर हो गया, कंप्यूटर्स की चीजें हो गई यानी टेक्नोलॉजी रिलेटेड। मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल मैनेजमेंट है, केटरिंग वगैरह, ये सब हमारे मैनेजमेंट, ये सब हमारा टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आता है। ठीक है, तो एनबीए जो है ईयर 1994 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका पर्पस यही था कि हमारे हायर एजुकेशन के अंदर जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है उनके अंदर के कोर्सेज को, उनके प्रोग्राम्स को ग्रेड्स देना, यानी कि रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि हमारे इंडियन हायर एजुकेशन के अंदर दो मेजर बॉडीज है जो रिकग्नाइजेशन का काम करती है। ठीक है, एक है हमारी नैक, एक है हमारी एनबीए। ठीक है, तो नैक का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है, और एनबीए का तो अभी मैंने आपको बताया। तो नैक क्या करता है, नैक भी एक्रीडिएशन देता है, यानी कि नैक क्या करता है, हमारे हायर एजुकेशन के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, यानी कि जितने भी कॉलेजेस है, जितने भी यूनिवर्सिटीज है, नैक उनको ग्रेड्स देता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते वक्त उसमें लिखा रहता है A++, A+B+। ये क्या है, ये ग्रेड्स है जो नैक देती है, किसको, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज यानी कि इंस्टीट्यूशंस को। एनबीए क्या करता है, एनबीए किसी भी इंस्टीट्यूशन को ग्रेड्स नहीं देता है। एनबीए क्या करता है, हमारे जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है ना, यानी कि इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड के कोर्सेस को, मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स को वो ग्रेड्स देता है। ठीक है, अब एक्रीडिएशन क्यों किया जाता है, देखो, एक्रीडिएशन इसलिए किया जाता है, मैं आपको एक्रीडिएशन एंड रैंकिंग के बीच का डिफरेंस बताती हूँ, जो स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। एक्रीडिएशन में क्या होता है, आप ग्रेड्स देते हो, जिससे क्या होता है, क्वालिटी पता चलती है। यानी कि अगर हम नैक के हिसाब से बात करें, तो नैक के ग्रेड से आपको ये पता चलता है कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, वो कॉलेज आपका कितना एक्सेलेंस है। ठीक है, कितना उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्टैंडिंग क्या है, उसकी पोजीशन क्या है,
तो आपको अपने आपके कॉलेज की क्वालिटी पता चलती है। अब ये जो हमारा एनबीए है, इसमें क्या होता है, इसमें कोर्सेज को एक्रेडिट यानी कोर्सेज को ग्रेड दिया जाता है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो वो कोर्स की स्ट्रेंथ क्या है, वो कोर्स की स्टैंडिंग या पोजीशन क्या है, वो कोर्स का कितना वैल्यू है, आपको उस कोर्स की क्वालिटी पता चलती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, आपको एक्रीडिएशन के अंदर ग्रेड्स मिलता है। रैंकिंग क्या होती है, जहां पे 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक होता है ना, जैसे कि हमारी NIRF रैंकिंग। एक्रीडिएशन हर 5 साल में किया जाता है, एवरी 5 years में। रैंकिंग जो है वो हर साल करी जाती है। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि एक्रीडिएशन का मतलब क्या होता है और एनबीए के अंदर किन्हें ग्रेड दिया जाता है। तो एनबीए के अंदर आपके कोर्सेस और प्रोग्राम्स को ग्रेड दिया जाता है। सो आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन इज इंटरेस्टेड विद एंश्योरिंग क्वालिटी अश्योरेंस इन द डिसिप्लिन ऑफ, यानी कि किन डिसिप्लिन की क्वालिटी का वो ग्रेड करता है, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन को। तो हमारा करेक्ट आंसर है BCE, क्योंकि देखो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, ये हमारे टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आते हैं ना। सो आई होप इट इज क्लियर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्स। स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है। देखो स्टार का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन फंडामेंटल साइंसेस। ठीक है, अब ये स्टार्स क्या है, स्टार्स एक स्कीम है जो MHRD ने लॉन्च किया था 28 फरवरी 2019 को। पहले जिसे हम MHRD कहते थे, वो अब हमारी क्या बन गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यानी कि 28 फरवरी जिस दिन हम नेशनल साइंस डे मनाते हैं, उस दिन ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। अब हम समझते हैं कि बेसिकली ये स्कीम है क्या। देखो स्टार्स क्या है, स्टार्स एक स्कीम है जिस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यानी उसको जिसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो टैलेंटेड फैकल्टीज है, यानी ऐसी फैकल्टीज जो टैलेंटेड रिसर्चर्स हैं, उनको बेसिक साइंस की फील्ड में, बेसिक साइंस की फील्ड में रिसर्च करने के लिए, बेसिक साइंस की फील्ड के ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए फंड प्रोवाइड करना, यही हमारे स्टार स्कीम का मेन उद्देश्य है। ठीक है, अब ऐसे टैलेंटेड रिसर्चर्स, ऐसी टैलेंटेड फैकल्टीज जो रिसर्च कंडक्ट कर रही है, कंडक्ट करना चाहती है बेसिक साइंस, जिस बेसिक साइंस के एरिया में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस, अर्थ साइंस, नैनो साइंस, डेटा साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इन डोमेन में, इन एरिया में जो टैलेंटेड रिसर्चर फैकल्टीज रिसर्च कंडक्ट करना चाहते हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, उनको ये फंड प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये जो रिसर्च है या जिस रिसर्च प्रोजेक्ट पे ये लोग काम करना चाहते हैं, ये इंडिया सेंट्रिक होना चाहिए और ये रिसर्च का टॉपिक है सोशली रेलेवेंट होना चाहिए। यानी कि आप जो भी रिसर्च पे काम कर रहे हो, इससे किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलना चाहिए। और ये टॉपिक, ये रिसर्च एरिया, जो रिसर्च टॉपिक है, ये एक आपका सोशली रेलेवेंट रिसर्च होना चाहिए। और देखो प्रॉब्लम का सल्यूशन निकलने का मतलब ही है ना कि जो भी आउटकम इससे निकलेगा वो हर किसी के लिए उसकी फाइंडिंग्स एप्लीकेबल होनी चाहिए। यानी कि आप जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो बेसिक साइंस फील्ड में, ये हमारी कंट्री के साथ साथ ये बियॉन्ड दी कंट्रीज, ट्रांसनेशनल भी इसका आउटकम होना चाहिए, यानी हर किसी के लिए ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। ठीक है, तो ऐसे फील्ड में, ऐसे डोमेन में रिसर्च करने के लिए स्टार्स की स्कीम जो है वो फंड प्रोवाइड करती है। अब ये जो स्कीम है, ये जो स्टार्स की स्कीम है, इसको इंप्लीमेंट करना, इसको मॉनिटर करना, इसको मैनेज करना, ये IISc बेंगलुरु करती है। यानी हमारी जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है, यही स्कीम को इंप्लीमेंट करना, मैनेज करना एंड मॉनिटर करती है। सो आई होप आपको स्टार्स का ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारा स्टार्स का फुल फॉर्म क्या, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन फंडामेंटल साइंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a government university with institute of eminence status can have foreign faculty up to maximum number। हिंदी में इस क्वेश्चन को देखते हैं, प्रतिष्ठित संस्थान की स्थिति प्राप्त शासकीय विश्वविद्यालय में अधिकतम कितने विदेशी शिक्षकों को रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि ये जितनी भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस वाली होती हैं, इनके अंदर कितने प्रतिशत फॉरेन फैकल्टी को रखा जा सकता है। तो पहले तो हमको ये समझना है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस होता क्या है। ठीक है, तो देखो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, जिसको हम
IOE भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, ये एक रिकग्नाइजेशन स्कीम है जिसको स्टार्ट किया था यूजीसी ने, और जिसका पर्पस ये था हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है उनको एम्पावर करने के लिए। अब इसका स्टार्ट क्यों हुआ, देखो 2017 में इसका स्टार्ट हुआ था। 2017 से पहले जो वर्ल्ड रैंकिंग हुई थी यूनिवर्सिटीज की, उसके अंदर ना हमारे भारत से एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आई थी। तो तभी 2017 में यूजीसी ने क्या किया, यूजीसी ने ये IOE इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की स्कीम बनाई, ठीक है, स्कीम लागू करी, जिसका उद्देश्य यही था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट्स को सुपीरियर, यानी कि उनको सुपीरियर बनाया जाए, ऐसी इंस्टीट्यूट्स को चुन के उनको सुपीरियर बनाया जाए जिनकी जो टीचिंग वर्ल्ड क्लास हो, जिनका जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो ना वो वर्ल्ड क्लास हो। ठीक, ऐसी जो इंस्टीट्यूट होती है इनको ग्लोबल रिकग्नाइजेशन, यानी कि इनको ग्लोबल जो है वर्ल्ड रिकग्नाइजेशन मिलता है। और हमारे हायर एजुकेशन के अंदर जितनी भी इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस वाली होती है ना, इनको इनके पास ऑटोनॉमी होती है, यानी इनके पास एक पावर होता है जिससे इनके पास कंप्लीटली अपना एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनके पास ना उसका फ्रीडम होता है। यानी ये अपने हिसाब से, अपने स्टेटस के हिसाब से ये अपने कोर्सेज को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। यूजीसी उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करता, इंटरफेरेंस नहीं करता है। ये जो यूजीसी ने जो भी करिकुलम को बनाया है वो उसके अंदर चेंजेस भी कर सकते हैं उनकी इंस्टीट्यूट के अंदर, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें से कोई भी IOE यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस हासिल कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है। देखो एलिजिबिलिटी ये है कि आपको, यानी उस इंस्टीट्यूट को जो ग्लोबल रैंकिंग होती है उसके टॉप 500 के अंदर उनको आना चाहिए, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन ये है, हमारे यहाँ पे जो NIRF की जो रैंकिंग होती है उसके टॉप 50 के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स आती है, तो ये दोनों क्राइटेरिया के अंदर जो इंस्टीट्यूट आती है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस के लिए वो अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है, ठीक है। और ऐसे इंस्टीट्यूट को और ज्यादा एम्पावर किया जाता है, हेल्प किया जाता है ताकि ये वर्ल्ड क्लास बन सके, ठीक है। और हमारी जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस स्टेटस वाली होती है, यानी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूट के पास इतनी ऑटोनॉमी, इतनी अथॉरिटी होती है कि वो 25% जो है अपनी जो टोटल फैकल्टी का जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो पब्लिक इंस्टीट्यूट, वो फॉरेन फैकल्टी वो रख सकती है अपने यहाँ पे, अपने इंस्टीट्यूट में, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा।